तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स। ठीक है, कॉम्बिनेट्रिक्स बेटा काउंटिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। ठीक है, यानी काउंटिंग करनी है हमें किसी भी चीज़ की कि अरेंजमेंट कितनी होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा जो पार्ट है वो हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्ज़ाम के अंदर EMRS KVS के अंदर कुछ ही टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक रिकरेंस रिलेशंस है और एक भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह है। ठीक है, तो अभी हम डील करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से। ओके, तो इसको समझते हैं बेटा। बाकी आप देखो, नाम देखो इसका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना। इसका मतलब ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि क्या चीज़ तो इंक्लूड करनी है, क्या करनी है एक्सक्लूड, क्या करनी है बाहर। ठीक है, ये सारा का सारा जो चैप्टर है ना बेटा, सेट थ्योरी से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? सेट थ्योरी से। कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना, यही बताता है। अब सेट थ्योरी से आपने जो वेन डायग्राम कर रखा है ना, वेन डायग्राम से आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वही है ये सब। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। अब मान लो दो के लिए कर रहे हो, है ना, तो दो के लिए आ जाएगा ये। वैसे अगर तीन के लिए कर रहे हो तो तीन के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आ जाएगा। और बाकी इसके लिए सेट वाला वेन डायग्राम भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूला और थ्योरी पर आएंगे। लेट यू बी अ फाइनाइट सेट, हमने यू एक फाइनाइट सेट ले लिया, उसके दो सबसेट हैं ए और बी। ठीक है, तो अब हम देखो एन ए हो एन बी हो, इसको ना ऐसे ए का मोड लिखते हैं, वैसे लिख दूंगा मैं इसको आगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंटरचेंजेबल है। तो ए एंड बी आर टू सबसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने वैसे ही दे रखा, आप इधर आओ इस चीज को देखो, यहाँ तो यही है ना, ए एंड बी आर टू सबसेट्स। अभी देखिए कि भाई ये चीज पढ़ने से पहले इधर देखो, ए और बी टू सबसेट्स है ना, तो मेरे को अगर ए यूनियन बी निकालना है, पहले ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी निकालना है ना, ए यूनियन बी, तो मुझे जोड़ना होगा ए और बी माइनस ए। कैसे? अभी ध्यान से देखो, ए यूनियन बी तो बेटा ये सारा जो सेट होगा यही होगा। ध्यान दीजिए, यही ए यूनियन बी है। तो इसमें मुझे क्या ऐड करना है, ध्यान देखो, मुझे इसमें ऐड करना है ए, है ना, और फिर बेटा ये पार्ट, ये बी है ना पूरा, तो बी में से ये पार्ट घटा देना है। तो यानी सेट के अकॉर्डिंग तो मुझे ए और ओनली बी कह लूँ या बी माइनस ए कह लूँ, ये ऐड करना है। एक तो ये पार्ट और एक क्रॉस क्रॉस ये पार्ट, आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। तो यानी आप ये समझ लो, यही है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि आपको इंक्लूड क्या करना है। एक तो देखो ओनली ए का पार्ट यानी ए, है ना, सी और बी। तो अब देखो, तो इंक्लूजन इंक्लूजन ऐसे चला कि ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, और उसमें से दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो घटा दिया। क्यों घटाया ऐसे? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, तो ए और बी माइनस ए ऐड करेंगे, बी माइनस ए ही ये होता है। ठीक है, बी माइनस ए यही होता है कि भाई बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया जाए, तो ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ से ऐसे आ रहा है। बट इसी को ना थोड़ा और तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना कि देखो ए यूनियन बी क्या है, वो है ए प्लस सी प्लस बी। बट बेटा एन ए तो ए प्लस सी है ना, और एन बी कितना है, बी प्लस सी है, और हमें ए यूनियन बी में सी एक ही बार चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना सी को दो दो बार लिख के एक बार घटा देता हूँ। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस सी माइनस सी। तो ध्यान से देखो, ए प्लस सी को तो मैं ए कर दूंगा, एन ए, है ना, और बी प्लस सी को अब मैं ये कर दूंगा, और सी यानी इंटरसेक्शन इनका घटा दूंगा। तो यहीं से आया कि भाई अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन। यानी अगर इसको समझो, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ ना, तो वही करने के लिए एक बार तीन वाला और देखेंगे, फिर जनरलाइज कर देंगे इसको। ठीक है, अभी देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है कि ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ, तो ए और बी को जोड़ रहा हूँ और दोनों के साथ वाले को घटा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? यानी एक वाले को तो जोड़ रहा हूँ और जो दो वाली टर्म्स हैं इंटरसेक्शन की उनको
घटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको जनरलाइज कर देंगे। अब देखो, उसके बाद फिर जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया था, थोड़ा अच्छे शेड करके समझा रखा है कि ओनली बी का पोर्शन क्या होता है। ओनली बी का देखो, पहले इस पिक्चर को आप क्लियर कर लो, माइंड में बैठा लो। देखो ग्रीन पार्ट तो है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद बेटा ओनली बी है, जो आपका यहाँ पर हमने ब्लू शेडेड पार्ट कर रखा है, इसको ओनली बी कहते हैं। ये आता कैसे है, ये आता है बी में से ए घटाने पर आता है, ठीक है। या तो बी में से ए घटा लो, या बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा लो, दोनों बात ही सेम है, ठीक है। या तो बेटा बी में से आप ए घटा लो, या बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा लो, दोनों बात सेम रहेंगी। ऐसे ही अगर देखो ओनली ए की बात करें, तो ओनली ए है हमारा जो ग्रे शेडेड है। और ग्रे शेडेड कैसे आएगा, या तो ए में से बी घटा लो, या ए में से भी ए इंटरसेक्शन बी घटा लो, बात सेम ही पड़ेगी, क्योंकि घटता सिर्फ कॉमन है। जो घटता है वो सिर्फ कॉमन होता है, ठीक है। तो यहीं पर हमने इनके फॉर्मूलों को इजाद दे दिया, ये जो यहाँ लिखवाए हैं वही यहाँ पर आए, ठीक है। अब बेटा आगे बात करते हैं। ये चीज़ें समझते जाना, कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, एक साथ जब आएंगी जब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से दी, ये आपके एग्जाम के लिए जो ऊपर कराया था वो इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि वो सेट के क्वेश्चंस में आ सकता है। यहाँ पर अभी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के कुछ एक पहलू से ही निकले हैं, अभी उसको और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। उससे पहले ये चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार या ए डैश, ये सभी दर्शाते हैं आपके नॉट ए को। किसको दर्शाते हैं, नॉट ए को, यानी जो ए नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखूं तो ए क्या है, ए तो ए प्लस सी है ना। यहां पर देखिए ए तो सिर्फ इतना है, ओके बेटा। तो जो नॉट ए बचा वो इसको छोड़ दो, यूनिवर्स जो है इसमें से इसको छोड़ दो, यानी नॉट ए तो ये सारा हो गया। आ रही है ना आपके बात समझ में। अब बेटा मैं क्या कहता हूं, मैं बाहर वाले को जो खाली एरिया है ना उसको डी बोल देता हूं, है ना। उसको क्या बोल देता हूं, डी। तो जो नॉट ए हो गया वो डी प्लस बी हो गया, समझ रहे हो बात को, डी प्लस बी। तो ये ध्यान रखना। बट एक तरीका और है, नॉट ए को निकालने के लिए क्या है, ये पूरा यूनिवर्स है ना, तो यूनिवर्स में से ए को घटा देता हूँ। ऐसे ही नॉट बी क्या होगा, यूनिवर्स में से बी को घटा देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं बेटा, डी मोरविज लॉ। डी मोरविज लॉ क्या है, देखो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले इसको समझना कि ये डी कैसे आया। अभी ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दो, यानी ये सारा आ गया, ठीक है, जिसमें बी भी है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या, बी को छोड़ दो, फिर से ये सारा आ गया जिसमें ए भी है। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो बेटा ए पार्ट बी वाले में नहीं आया था, बी पार्ट ए वाले में नहीं आया था, तो बच गया खाली ये पार्ट। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करना पड़ेगा साथ में। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी है। तो डी कैसे आएगा, देखो ये वाला पार्ट यूनिवर्स में से घटा दे तो डी आ जाएगा ना। तो यानी हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में से ये घटा देंगे, ये क्या होता है, ए यूनिवर्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो मेरे कहने का मतलब है कि एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर आता है यूनियन में से ए यूनियन बी घट जाए। सिमिलरली आपको मिलेगा क्या, कि एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा, यानी डी प्लस ए प्लस बी, यानी ये घट जाएगा बस, ठीक है। डी प्लस ए प्लस बी, ये सारा एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा। वैसे ही अगर हम तीन का डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो तीन का डायग्राम यहाँ है नहीं, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो तीन का डायग्राम अगर मैं देखूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर ये आपका सेट ए है, ये बी है, ये सी है और बाहर वाला यूनिवर्स है, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा बेटा,
ए प्लस बी प्लस सी, है ना, एक एक वाले जोड़े, दो दो वाले घटाए और फिर तीन वाले जोड़ दिए, है ना, एक माइनस दो प्लस तीन, तीन दो दो के जितने भी जोड़े थे सारे घटाए, है ना, एक के जोड़े जोड़े, दो के सारे घटाए और तीन वाला फिर जोड़ दिया, यानी प्लस प्लस माइनस ये चल रहा है। ठीक है, तो यही बेटा आपको पता है ना कि ए तीनों का जोड़ निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो हम ये करके चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर बेटा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं छोटा सा ना इधर साइड में स्पेस हो तो इधर लिख देता हूँ, वीनो को नीचे डाल के, है ना, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो एक बॉक्स बना के, जब भी आपको ए और बी की बात होगी तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, और ए और एंड बी की बात होगी तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो वैसे ही हम जनरलाइज फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको ए वन इंटर यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए एन तक निकालना है। तो उसको क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, देखो इसको समझना है, ये चीज़ें तो आप फॉर्मूला में बताऊंगा भी कैसे है, लेकिन जो मैंने वन माइनस टू प्लस थ्री वाला क्या कहा है ना वो ध्यान रखना। तो करना क्या, देखो जितने भी सिंगल सिंगल ए वन है ना उन सब का सम कर दो, माइनस में दो दो के जोड़े लो, आई और जे, है ना, भाई आई से बड़ा ही होगा जे हमेशा, तो दो दो के जोड़े लो, उनको घटा दो, तीन तीन के जोड़े जोड़ दो, है ना, ए वन इंटरसेक्शन बी वन इंटरसेक्शन सी वन, ये तीन तीन वाले जोड़े जो भी जितने जितने भी आएंगे, जैसे ए वन, है ना, ये ऐसे करके आपके ए वन ए टू कर लो ना, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, और ए वन इंटरसेक्शन अगर आपके पास एन एलिमेंट्स है, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए फोर आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी तीन तीन के जोड़े बनेंगे उन सबको जोड़ दो, फिर चार चार को घटा दो, यानी यही चल रहा है ना, वन माइनस दो के जोड़े प्लस तीन के जोड़े माइनस चार के जोड़े, ये जाना कहाँ तक है, जहां तक आपका एन है वहीं रुक जाना, अगर चार वाला है तो यहीं रुक जाओ। ठीक है आई ना बात समझ में, तीन वाला है तो यहाँ रुक जाओ, दो वाला है तो यहाँ रुक जाओ, एक वाला है तो यहाँ रुक जाओ। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अभी बेटा इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, वैसे तो प्रूफ आएगा नहीं फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, सपोज फ्रॉम यूनियन यू ऑफ सेट्स ए वन ए टू ए एन, ये सेट्स का यूनियन है ना, ए वन ए टू, अगर आपको प्रूफ ज़्यादा समझ में नहीं आए तो इसको छोड़ भी देना। ओके, तो उसमें से ए इज़ अ मेंबर एग्जैक्टली आर ऑफ द सेट्स ए वन एन, यानी कोई एक एलिमेंट उठाया ए, ठीक है, वो इनमें से ए वन का मेंबर है, ए टू का, ऐसे करके आर सेट्स का मेंबर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, दिस एलिमेंट विल बी काउंटेड आर सी वन टाइम्स इन ए, जब भी आप ए की बात करोगे, ए वन ए टू और ए आर तक की बात करोगे तो ये आर टाइम्स काउंट हो जाएगा, पर अपन इसको ना थोड़ा कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में देखेंगे कि आर सी वन, क्योंकि सब में एक बार आर सी वन टाइम्स काउंट हो जाएगा, और जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन वाली तो ये आर सी टू टाइम्स काउंट हो जाएगा, उससे कम काउंट होगा ना, तो आर सी टू टाइम्स काउंट होगा। तो ऐसे ही जनरली ये भाई आर मतलब क्या कहते हैं, आर का मेंबर है, तो जनरल फॉर्मेट में क्या होगा, ये आर सी एम टाइम्स काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो समीशन है ये एम टाइम्स बने, हमने ये मान लिया। ठीक है, इफ द एम ऑफ द सेट्स ए आई, ठीक है, तो ये मान लिया हमने एम टाइम्स बन गया। अब ध्यान से देखो एग्जैक्ट काउंट ऑफ दिस एलिमेंट, भाई जितनी बार एग्जैक्ट काउंट तो यही आएगा, भाई पहले में से दूसरा घटाओ फिर तीसरा जोड़ो फिर चौथा घटाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इतनी बार गिना हुआ है, यहाँ पर ये एक एक बार गिना हुआ है, तो ये इसका एग्जैक्ट काउंट आएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर देना। ठीक है, ये आएगा भी नहीं, ये आपको लर्न भी करना है, ये इसका एग्जैक्ट काउंट आएगा। बट बेटा हम ये कह सकते हैं, देखो हमारा जो फॉर्मेट है ना, देखो सी जीरो माइनस सी वन प्लस में सी टू माइनस में सी थ्री, ये सारा एन टाइम्स तक आ जाता है ना, सी एन तक, तो वो जीरो आता है, वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये सम तो जीरो आ रहा है, अब इसमें ना एक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर आर प्लस वन पावर है ना, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव ऑफ आर सी जीरो प्लस में आर सी वन माइनस, और ये यहाँ तक वाला जो फॉर्मेट है ये आ जाएगा। ओके, जब ये और ये रिजल्ट बराबर है तो हम इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, क्योंकि माइनस में है,
RC 0 तो ये प्लस का आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कितनी बार काउंट होएगा, 1 बार काउंट होएगा अगर हम ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लें तो। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन जो है RC1 RC2 RC4 वाली, यही हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में है वही आती है। ठीक है, तो इसी से हम कह सकते हैं कि हाँ, हेंस आवर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इज प्रूव्ड। ओके, फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप ग्रुप पर, आपको पता ही है, अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता तो प्रज्ञान सागर नाम से जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आप अपना डाउट रखिए कि भाई ये समझ में नहीं आया, तो इस पे एक अच्छे से प्रूफ की वीडियो भी बना दी जाएगी। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दी जाए। बाकी इतना ज़रूरी है नहीं, और जो भी हमारी क्लासेस होती है उसकी सारी की सारी पीडीएफ्स आपको प्रज्ञान सागर डॉक्स के नाम से जो चैनल है उस पर मिल जाएंगी, तो इसको ज्वाइन करिए। दोनों के लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ज्वाइन करना। बाकी इस पे देखते हैं कि भाई गिव अ फॉर्मूला फॉर इंटरसेक्शन फॉर नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 4 सेट्स। एक क्वेश्चन है सीधा सीधा कि भाई 4 सेट्स का, देखो 3 का तो आता ही है, तो हम 4 सेट्स का यूनियन का फॉर्मूला बनाते हैं। तो बेटा यूनियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, जब पिजन होल तो छोड़ दो, एक ये पिजन होल कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अगला टॉपिक है। आप ये देखो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो एक बार छोड़ो, ठीक है, जो आपको बताया था वो याद रखो। 1 - 2 प्लस में 3 तो माइनस में 4, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो एक एक वाले सारे प्लस कर दिए, 4 सेट ले लिए, A1 A2 A3 और A4 का यूनियन। तो एक एक वाले तो सारे मैंने जोड़ दिए। फिर दो दो के जो भी पेयर है, A1 का A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ, 3 ये बन गए। फिर A2 का A3 के साथ, A4 के साथ 2 ये बन गया। फिर A3 का A4 के साथ 1 ये बन गया। सारे घटा दिए, दो दो वाले सारे 1 माइनस में 2 कर दिया है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये घट गए। उसके बाद 1 माइनस में 2 तो प्लस में 3। अब 3 3 के जो भी जोड़े बनेंगे वो जोड़ने हैं। तो 3 3 के जो भी 3 बनेंगे वो जोड़ने हैं ना, जोड़े नहीं होते। ठीक है, तो देखो A1 A2 A3 एक ये बना, फिर A1 A2 A4 एक ये बना है ना, फिर A1 A3 A4 ये बना, A2 A3 A4। अपने को रिपीट नहीं होने देना है ना इंटरसेक्शन में, तो ये ध्यान रखना। तो 3 3 वाले ये 4 बने, चारों जोड़ दिए। अब 4 वाला बेटा एक ही बनेगा, है ना, A3 और A4। वो हमने क्या कर दिया भाई, हमने इधर से घटा दिया। अब कोई ये पूछ ले सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितने बनेंगे, ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, ये बनेंगे 4C0 केसेस। ठीक है, ये बनेंगे 4C1 केसेस। जितने का पूछा है उसके साथ 1, देखो इधर 1 है ना, तो 0 से स्टार्ट कर दो इसको। ठीक है, फिर ये क्या है 4C1, क्योंकि हम दो दो के जोड़े लग रहे हैं इधर। ठीक है, तो 1+1 होता है ना, 0+1 होता है, R+1 की फॉर्मेट में चलता है, इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये कितने बनेंगे भाई, ये 4 केसेस है, 4C2 है ना, ये कितने बनेंगे भाई, 4C3। ठीक है, तो ये उसी के साथ हो गया। 4C0 तो 1 होता है ना, अरे ये 4C1, ये 4C2 और ये 4C3 और ये 4C4 ऐसे बनेंगे। ठीक है, 1 के साथ तो 1, ये थोड़ा कंसेप्ट दिमाग से निकल गया था। ठीक है, तो 1 के साथ तो 1 ही रखना है। ठीक है बेटा, तो ये 1 1 वाले केसेस हैं। 1 1 वाले के लिए 4C1, माइनस में 2 तो 4C2, प्लस में 3 तो 4C3, और माइनस में फोर्थ वाला केस और 4C4। ठीक है, जितने इकट्ठे रखने हैं वो 4C NC लगा लो उनके साथ। ठीक है, तो आपको केस बन जाएंगे। ठीक है, तो यही ध्यान रखना। ओके, अभी देखो, तो यहाँ से ये सेट हमने लिख दिया। अब ये टोटल केसेस कितने बने हैं, तो टोटल बेटा 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस में 4C4 है ना। इसको निकालने का एक आपके पास आसान तरीका है, वो कैसे आएगा वो देख लो। इधर से, इधर मैं बना के बता देता हूँ। आपने कहा कि सर टोटल केसेस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस में 4C4 बने हैं, है ना, 4C4 तक बने हैं। तो मैं कह दूँ अगर इसको एक बारी 4C0 ऐड कर दो तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर
n बन जाएगा, है ना, n टू की पावर 4 बन जाएगा। इतने केसेस आते हैं टोटल, क्योंकि आपको पता है NC0 प्लस NC1 प्लस में डॉट डॉट NCn का सम 2 की पावर 2n होता है। तो यानी एक 4C0 ही तो घटाना है। 4C0 क्या होता है, NC0 1 होता है। तो यानी टोटल केसेस ध्यान से देखो, इसमें बनेंगे 2 की पावर, अगर हमें n सेट्स का यूनियन लेना है तो 2 की पावर n-1, और यहाँ पर ये आ जाएगा देखो 2 की पावर 4 यानी 16-1 यानी 15 केसेस बनेंगे। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केसेस बने। तो यही ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इसको दिखाया भी गया है। उसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट, अब हम इसकी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन की एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक तो हम एप्लीकेशन में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे भाई डी अरेंजमेंट। ठीक है, डी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है। ओके, तो अभी ध्यान देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ए से बी की तरफ। अब ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, ये बेटा आपको जब फंक्शंस पढ़ाएंगे तब वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, तो अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर एन ए बराबर है एम, यानी एम एलिमेंट से एन एलिमेंट्स तक ऑन टू फंक्शन क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, समेशन के इक्वल्स टू 0 अप टू n -1 टू द पावर k n c k n माइनस के की पावर m। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पर ना ये m ग्रेटर देन n होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर m लेस देन n है तो 0 ही रिजल्ट रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो अभी ध्यान देते हैं, इस कंसेप्ट को याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन करवाया है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम 3 वाले कंसेप्ट पे देखेंगे, वेन डायग्राम को देखेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे कि डायग्राम में हमारा क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं, 3 सेट्स वाले में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, हमें बस ये समझना है कि चीज़ें क्या है। तो देखो, ये जो सेट है ना, इसको ए ओनली बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको सी ओनली बोलते हैं, ये जो एरिया है इसको बी ओनली बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है। तो ये अगर मैं मैथ बोल दूं, ये फिजिक्स बोल दूं, ये केमिस्ट्री बोल दूं, है ना, तो ये मैथ ओनली वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं। ये फिजिक्स ओनली वाले बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। ये सिर्फ केमिस्ट्री ओनली वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और ये है ना, ये वो बच्चे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथ भी पढ़ रहे हैं। ओके, और ये वो बच्चे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और मैथ भी पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे आ गए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। और बीच में ये जो दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये वो है जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। कोई भी जनरल क्वेश्चन है आप उसको ऐसे मान कर सकते हो, जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ, और इसको जी। ये आप मानकर कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत सिंपली हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने एक भी क्वेश्चन रखा नहीं है, क्योंकि ये 12th का कंसेप्ट है और बहुत ही इजी हो जाता है। फिर भी अगर एक क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले एक क्वेश्चन, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई एमसीक्यू में, और उसमें क्या बोलते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में, तो एक क्वेश्चन मैं रख दूंगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में पिजन होल प्रिंसिपल करेंगे ना, तो उससे पहले एक क्वेश्चन इसी का रख देंगे। ठीक है, तो अभी देखो, बस अपने को ये समझना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स प्लस ये ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, वाई प्लस में ये, है ना, और ए बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, जेड प्लस में ये। बस ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको देखना है। आगे चलते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 1000 आर डिविजिबल बाय 7 और 11। यानी बेटा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 1000 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर हैं। इंटीजर यानी देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हम 1 से लेके 1000 तक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो या तो 7 से भाग जाते हैं या 11 से भाग जाते हैं। तो बेटा आपको क्या निकालना है, P7 यूनियन 11, है ना, यानी वैसे तो इसको मान लो P A यूनियन B निकाल लो, कि A का मतलब क्या है कि भाई वो जो 7 से डिविजिबल है इंटीजर 1000 से छोटे, और B से की 11, तो आपको A यूनियन B निकालना है। तो वो तो क्या होगा बेटा, A यूनियन B, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, है ना, यही आपका पिजन होल है इससे।
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से, अगर यही आपका जो सेट वाला जो आपने पढ़ा है उसी से, क्योंकि ये चीज़ तो वही है ना। तो अभी देखो करना क्या है कि भाई 1000 से, क्योंकि ये 1 से लेके 1000 तक स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 1000/7 ले लोगे तो ये 7 के मल्टीपल आ जाएंगे। 1000/11 ले लोगे तो ये इन दोनों 11 के मल्टीपल आ जाएंगे, कितने हैं। और वैसे ही अगर आप क्या करोगे बेटा, अगर आप 1000/7 × 11 लोगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, वो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे जो भाई 7 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, घट जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो 142, इसका 90, इसका -12, और टोटल आंसर आपका रहेगा 220, ठीक है। कि भाई 220 ऐसे नंबर हैं 1000 से छोटे जो या तो 7 से भाग जा रहे हैं या 11 से भाग जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप कर लीजिएगा, ओके। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं या तो 2 से, ठीक है, या 3 से या 7 से। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो या तो 2 से या 3 से या 7 से। तो आपको निकालना है क्या है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ वैसे तो आगे, ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकालना है बेटा। तो ये आप बिल्कुल सेट थ्योरी से निकाल सकते हो। करोगे क्या भाई, 250/2 का ग्रेटेस्ट है ना, प्लस में 250/3 का ग्रेटेस्ट, फिर प्लस में 250/7 का ग्रेटेस्ट, फिर माइनस में 250/3×2=6 का एक बार ले लो, माइनस में 250/7=21 एक बार ले लो, और माइनस में 250/7×2=14 एक बार ले लो, और प्लस में 250 कितना आ जाएगा भाई, 7×21=42, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 179 आएगा, ठीक है। तो कमेंट में जिसका भी आंसर लिखता है तो जरूर कमेंट करे कि सर आंसर आ गया, या आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 179 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड नंबर्स लेस देन 2101 दैट आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ। तो बेटा सेम ही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, मैंने आपको 4 का फॉर्मूला भी ऊपर करवा दिया, और बाकी जिसको भी याद हो 1 - 2 + 3 - 4, है ना। यहाँ पर 4C1 4C2 4C3 और 4C4 टर्म्स आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करने का तरीका आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखा दिया, लेकिन यहाँ पर एक बात खास, क्या लेस देन इक्वल टू नहीं दे रखा, लेस देन बोला हुआ है, तो आप नंबर को क्या रखोगे, 2101 नहीं रखोगे, 2100 रखोगे, ठीक है। आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करोगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना बेटा। उसके बाद आगे बात करते हैं, हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ पर मैंने दे भी रखा, 1620 आएगा, तो आप मैच कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछेगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आइदर बिगिन विद 3 और एंड विद 8। यानी ऐसे 4 डिजिट नंबर बताओ जो या तो कितने से, या तो 3 से शुरू होते हैं या और 8 से एंड होते हैं। तो ऐसे सारे बता दो। तो बेटा ए तो सेट ले लिया हमने जो 3 से शुरू हो रहे हैं, बी हमने ले लिया जो 8 से एंड हो रहे हैं। तो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बार तो 3 आगे रख दिया, है ना, वही तरीका निकालने वाला। तो यहाँ पर देखो कितने, 0 से 9 तक कितनी डिजिट्स होती है, 10, तो 10 10 10 रिपीट होके आ जाएंगी, तो यानी ये 1000 हो गया, ठीक है, जो ए 3 से शुरू हो रहे हैं। और जो 8 से हो रहे हैं बेटा, देखो पहले 0 नहीं आ सकता, तो 9 चॉइसेस इधर है, 10 10 तो 900 हो गई, जो भी 8 से एंड हो रही है। और जिसमें बेटा 3 स्टार्टिंग में और 8 एंड में आ रहा है, तो वो कितने हैं, वो कितने हैं ध्यान देखो, वो क्या है भाई, एक एक इधर चॉइस होगी, 10 10 बीच में होगी, तो वो 10 × 10 यानी 100 चॉइसेस होगी, है ना। तो बेटा यानी हमें क्या करना है, 100 + 900 - 100 यानी 1800 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर्स लेस देन 100 1000 विच आर आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 7। तो ये बिल्कुल सिमिलर पीछे जैसा क्वेश्चन है वैसा मैंने करवा रखा है। तो ए को आपने 2 से ले लिया, बी को 3 से, है ना। तो उसका तो आंसर ही शायद ये क्वेश्चन अलग था, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो 250 तक था,
तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बेटा वो है आपका 2, 3 और 7 में 1000 से कम तक का, ठीक है। तो 1000 से कम तक का आपको बस वही करना है और आपका आंसर आ जाएगा 714, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, हाथ से अगर सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है भाई। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला कंसेप्ट भी है यहाँ पर। अगला कंसेप्ट देखिए, ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। कंसेप्ट है बेटा डी अरेंजमेंट का। कंसेप्ट किस चीज़ का है? डी अरेंजमेंट का, कि व्हाट इज डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट को पहले समझो, ये तो फॉर्मूला है, ये तो मैं आपको कभी भी बता दूंगा, ठीक है। आप चीज़ को समझो होती क्या है। डी समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया था। तो देखो, पर्सन ऑलवेज, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा ये। पर्सन ऑलवेज गोज टू रेस्टोरेंट, है ना। एक पर्सन, वन पर्सन ऑलवेज गोज टू, थोड़ा और सही करते हैं, वन पर्सन ऑलवेज गोज टू सेम रेस्टोरेंट, ठीक है बेटा। एक पर्सन ऑलवेज गोज टू सेम रेस्टोरेंट, तो यानी P1 तो RA में ही जाता है, रेस्टोरेंट 1 में, ठीक है। P2 RB में ही जाता है और P3 RC में ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये अरेंजमेंट है अच्छी वाली, कि भाई P1 तो हमेशा RA में जाएगा, P2 RB में जाएगा और P3 RC में जाएगा। बट डी अरेंजमेंट क्या कहती है? डी अरेंजमेंट कहती है बेटा नथिंग एट राइट प्लेस, ठीक है। नथिंग एट क्या? राइट प्लेस। तो यानी यहाँ पे दोबारा देखो, हमें क्या करना है कि P1 RA में कभी ना जाए, P2 RB में कभी ना जाए, P3 RC में कभी ना जाए, क्योंकि ये इसी में जाता है। तो P3 के लिए कितनी चॉइसेस? 2। P2 के लिए कितनी चॉइसेस? 2। P1 के लिए कितनी चॉइसेस? 2। तो ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे, है ना, ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे कि भाई ये राइट पोजीशन पर ना जाए, P1 कभी RA में ना जाए, P2 कभी RB में ना जाए और P3 कभी RC में ना जाए। तो बेटा इसके लिए देखो, हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बनेंगी, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल करके बता रखा है। बट हम इसको ना थोड़ा और दूसरे तरीके से करके देखते हैं। आप यहाँ पर लिख लो, देखो P1, P2 और P3, है ना। तो अब हम इसकी चॉइसेस लगा के डाल के देखते रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर 2 ही अरेंजमेंट बचेंगी। देखो हमने क्या करना है, P1 P2 P3 है, अभी इसकी अरेंजमेंट डाल के देखते हैं। तो पहले में देखो इसको RA कर दो, तो ये RB और RC, एक ये अरेंजमेंट हो सकती है, एक इसकी RB हो सकती है, ये R, है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट RA में इन दोनों को पलट दो, तो ये हो सकता है RC और RB। ऐसे ही बेटा एक हो सकती है RB यहाँ आए तो RA यहाँ और RC यहाँ, ऐसे ही RB फिर आ जाए और RA RC, और ऐसे ही RC RC। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बारी RC है तो इसको RA कर लो, ये तो सेम ही कर दिया क्या, यहाँ RC आएगा ना, यहाँ RA आएगा। तो हम करने की कोशिश देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ RC यहाँ RA, तो यहाँ RB, और यहाँ RC यहाँ RB, तो यहाँ RA। तो बेटा हमारे पास कितनी अरेंजमेंट आ गई, देखो टोटल तो कितनी आ गई भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अरेंजमेंट है। तो इनमें से हमें सिर्फ वही माइनस करनी है जो हमारे पास नहीं आएंगी। यानी देखो P1 कभी भी RA में नहीं जाएगा, तो ये माइनस कर दो। P2 कभी भी RB में नहीं जाएगा, तो देखो ये वाली माइनस हो गई P2 की ओर से भी, है ना। P3 कभी RC में नहीं जाएगा, तो ये इसकी तरफ से माइनस हो गई। ओके, हम देखिए P2 कभी भी RB में नहीं जाएगा, तो ये भी माइनस हो गई। उसके बाद देखो P3 कभी RC में नहीं जाएगा, तो P3 के लिए ये भी माइनस हो गई। ओके, तो अब बचती कौन सी है बेटा, P1 के RA दोनों काट दिए, P2 के RB दोनों काट दिए, PC के R3 काट दिए। तो बेटा बची देखो एक तो खाली ये अरेंजमेंट, ठीक है, दिख गई, और एक खाली ये अरेंजमेंट। तो यानी 2 ही अरेंजमेंट ऐसी पॉसिबल आई जिसमें दोनों राइट प्लेस पर नहीं जा रहे, ठीक है, जिसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आप सबको दिख जाए कि ये वाली 2 अरेंजमेंट है। तो इन्हीं को मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई 2 ही केसेस बन सकते हैं, है ना। एक तो ये कि भाई P1 P2, P1 इसमें, P2 इसमें, P3 इसमें, या P1 इसमें, P2 इसमें और P3 इसमें। तो ये है, तो हमने कहा कि 2 ही डी अरेंजमेंट पॉसिबल है। होप सो आपको बात समझ में आई हो, थोड़ा लंबा टॉपिक लगा लेकिन समझ में आई हो। अभी देखो इसको ना, अब हर बार तो ऐसे नहीं करेंगे, तो बेटा इसके लिए देखो ये है जुगाड़ पट्टी,
ठीक है, ये मस्त जुगाड़, इसको देखना। ये तो फॉर्मूला है नथिंग एट राइट पोजीशन का। तो हमें क्या करना है, एन फैक्टोरियल, और यहाँ से शुरू करते हैं ना, 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, चलते जाना -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। यानी अगर मैं कह दूं कि हमें यहाँ पर तीन ही चीज़ तो थी, तो D3 चाहिए, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, है ना। ये कितना है, देखो ये तो कट गया, जीरो हो गया ना भाई, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, जीरो हो गया। तो यानी 3 फैक्टोरियल इंटू कितना है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। यानी ये बेटा ये 3 - 1 बन गया, आंसर आ गया 2। तो आगे ना 2ED अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बेटा यही आपके पास इसका फॉर्मूला रहेगा, इसको आप देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके साथ में देखो हमने कुछ पहले ही दे रखा है, पहले क्या दे रखा है ये ध्यान दो कि D0, अगर जीरो चीज़ का डी अरेंजमेंट करना है तो जीरो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जीरो है तो कुछ है ही नहीं। वन चीज़ का डी अरेंजमेंट, अरे एक ही, मान लो एक ही लेटर है और उसके पास एक ही एनवलप है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, तो डी अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन टू है, जैसे आपके पास दो लेटर है, ठीक है, और दो एनवलप है, तो भाई एक ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें, जबकि ये इसमें जाता था और ये इसमें जाता था, तो दोनों अलग अलग में चले गए, तो एक ही डी अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऐसे थ्री थिंग्स के लिए 2, 4 थिंग्स के लिए 9, 5 के लिए 44 और 6 के लिए 265 डी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है भाई। तो इसको मैं ढंग से अरेंज कर दूंगा जब आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, तो इसको आप देखिएगा। वही बेटा 5 लेटर्स वाला आ गया। देखो 5 लेटर हैं एंड देयर एड्रेस आर रिटर्न ऑन 5 एनवलप्स, तो 5 लेटर है और 5 एनवलप है। अब क्या है, पहला मान लो पहले में जाता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में जाता है। बट हमें ऐसा केस निकालना है कि नथिंग एट राइट प्लेस, है ना, लेटर कैन बी प्लेस सच दैट नो लेटर इज प्लेस्ड इन करेक्ट एनवलप। तो बेटा वही आपके पास फॉर्मूला है, इसको लगाइएगा, ठीक है। n=5 आएगा, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। n=5 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा 44, ठीक है। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का है, तो यहाँ देखिए इन हाउ, इसको पढ़िए आप क्वेश्चन को, इन हाउ मेनी 6 डिफरेंट, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट जॉब्स कैन बी असाइंड, है ना, यहाँ वेज रह गया, इन हाउ मेनी, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इन हाउ मेनी वेज 6 different jobs can be assigned to 5 different persons if each person is assigned at least one job। यानी बेटा 6 जॉब्स हैं, 5 लोगों में बांटनी है, 5 पीपल में, ऐसे बांटनी है कि कम से कम हर एक को एक जॉब मिले, ठीक है। तो बेटा ये देखो जब पिजन होल में पढ़ोगे ना, तो ये होगा कि एक के पास तो कम से कम 2 जॉब जाएंगी ही जाएंगी इसमें, ठीक है। तो एक के पास 2 जॉब जाएंगी तभी तो होएगा, एक के पास कम से कम इस केस में 2 जॉब जाएंगी ही जाएंगी। तो इसको दूसरे मेथड से करेंगे जब वहां पे भी देखेंगे। तो बेटा जब हमें ये निकालना है तो यानी ये ऑन टू फंक्शंस का केस हो गया, है ना। देखो यहाँ पर कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। m जो है वो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 से आपको कितने पे जाना है, 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 सारे भरे होने चाहिए, ये 5 सारे भरे होने चाहिए, वहां पे अपने को कुछ मतलब नहीं है, ये 5 भरे होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन टू का केस होता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे आएगा। तो ऑन टू फंक्शन निकालना है, तो mn बराबर है किसके, ये आपका फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे देखो m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 5 है, सब कुछ है आपके पास, बस वैल्यू को रख दीजिए। जब सॉल्व करोगे तो देखो k की वैल्यू 0 से लेकर n तक चलनी है, n यानी 5 तक। तो देखो k की वैल्यू जब 0 करेंगे तो -1 की पावर 0 और n की वैल्यू 5 है, तो 5c 0, है ना, 5 माइनस में 0 की पावर 6। फॉर्मूला लगाओगे, उसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 1800, ठीक है। तो इसको एक बारी
देख लेना बेटा, मैं कैलकुलेशंस नहीं करवा रहा, कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना। कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ उसको लिखें, डाउट में देखेंगे। अब आ जाओ, इसका एक अदर मेथड भी हमने किया हुआ है, ठीक है। अदर मेथड को देखो ध्यान से कि 1 पर्सन गेट्स 2 जॉब, तो यानी एक पर्सन को, भाई जॉब कितनी है, 6, 6 में से 2 जॉब कैसे मिलेंगी, एक को तो मिल ही रही है ना, तो 6 × 2 15 वेज में मिलेगी। फिर बाकी बेटा 5 जो है ना। अब क्या है कि ये एक बंदा जिसको 2 जॉब मिली है, वो तो 5 में से चूज होगा, लेकिन चूज कैसे होगा, 5C1, क्योंकि 5 में से कोई एक चूज करना है, तो 5C1 यानी 5 वेज में से उसको चूज किया जा सकता है, ठीक है। अब बच गए 4 पर्सन, तो 4 लोगों को कितनी जॉब बांटनी है, 4, तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले के पास 4 चॉइसेस, दूसरे के पास 3, तो यानी 4 फैक्टोरियल वेज यानी 24 वेज में। तो बेटा अब टोटल वेज क्या होंगे इनका, प्रोडक्ट 15 × 5 × 24 यानी 1800, ठीक है। तो ये इसका अदर मेथड था कॉम्बिनेशंस वाला। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम कॉम्बिनेशंस जब पढ़ेंगे ना, आगे P&C पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास में, उसको बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसमें इसको देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखिए होनोलुलु क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज different words are formed using letters of Honolulu if two alikes are together, ठीक है। no two alikes are together, यानी देखो बस आपको ये बताना है कि भाई ऐसे लेटर बनाने हैं जिसमें जैसे HONO LU इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि भाई जो 2 सेम वर्ड्स है ना, सेम लेटर्स है, यू हो गए, LL हो गए, वो अलग हैं, वो एक साथ नहीं है। तो ऐसे कितने लेटर बने, कितने वर्ड्स बनेंगे इन लेटर्स से, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको P&C में बहुत इजीली भी हो जाएगा, बट हम एक बार इसको P&C वाला ही मेथड जो है वही, क्योंकि आपको पता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन P&C एक ही तरीके की चीज़ है। तो अभी देखो हमें क्या करना है कि भाई हमें ऐसी अरेंजमेंट ढूंढनी है जिसमें OO LL और UU साथ ना हो। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इनको साथ करके निकालना आसान है, तो साथ करके निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे टोटल में से, ओके। तो अब देखो हमने A B और C ऐसे सेट ले लिए जिसमें OO टुगेदर है, B ले लिया जिसमें L और L टुगेदर है, U हमने ले लिया जिसमें क्या है कि भाई U और B, देखो A ले लिया जिसमें OO टुगेदर है, B ले लिया जिसमें LL टुगेदर है, C ले लिया जिसमें U और U दोनों टुगेदर हैं, एक साथ है। तो हमें क्या करना है, टोटल में से A यूनियन B यूनियन C घटा देना है, समझ रहे हो भाई। टोटल में से A यूनियन B यूनियन C घटा देना है। अब टोटल केसेस कैसे आएंगे बेटा, लेटर कितने 8, तो 8 फैक्टोरियल, अपॉन में जोड़ा 2 का 2 फैक्टोरियल, जोड़ा 2 का 2 फैक्टोरियल, जोड़ा 2 का 2 फैक्टोरियल। तो ये तो टोटल हो गए केसेस। और जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, वो वेट करो, P&C जैसे इस क्लास में डल जाएगा ना, तो P&C डलते ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपको 2 या 3 क्लासेस का ही वेट करना है मैक्सिमम, यानी 2 to 3 डेज, क्योंकि 1 क्लास रेगुलरली आती है आपकी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, अभी एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो मार्च से कम 2 क्लासेस रेगुलरली आपकी दिन में डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें प्रैक्टिस वाले भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, फिर A यूनियन B यूनियन C आपको वही पता है भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से फॉर्मूला। तो अब निकालते सारी चीज़ें, अब ध्यान देना, ABC, तो यानी 2O टुगेदर हो जाए, तो ये केस सेम ही है ना। तो 3 गुना कर देंगे इसका, क्योंकि B भी आ जाएगा, तो 2O टुगेदर देख लो क्या करना है, 2O को 1 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल लेटर कितने 7, समझ रहे हो ना। H 1 है, O 2 है, N 1 है, L 2 है और U 2 है। तो हमने इसको एक बारी ना डब्बा बना लिया, ये समझ लो, इसको एक क्वांटिटी हमने मान लिया कि हम दो को साथ में ले रहे हैं। ए ओ ही था ना, हाँ बेटा, तो ए ओ था, तो 2 को साथ ले रहे हैं। तो यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल तो 7 फैक्टोरियल। और अपॉन में देखो 2 फैक्टोरियल इनका आ गया, क्योंकि ये तो एक डब्बा एक हो चुका है अब, ठीक है। तो अब देखो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और बेटा इसके देखो ओ सिमिलर है तो उन पे पोजिशनल फर्क नहीं आएगा, तो इनटू 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो देखो टोटल अरेंजमेंट कितनी आ गई, ए की 7 फैक्टोरियल/2 इतना आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे लेटर जिनमें ओ साथ में, और तो बेटा ऐसे ही तो लेटर होंगे जिनमें LL साथ होगा, और ऐसे ही जिनमें UU साथ होगा, तो यानी ये तीनों बराबर आ गए। अब अपने को क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, यानी ऐसे लेटर जिनमें OO भी साथ हैं और LL भी साथ है,
तो बेटा ऐसे क्या होंगे, देखो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आप अब क्या करोगे, देखो अब आप ये करोगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छा नीचे लिखा है। तो अब आप ये करोगे कि देखो इधर डब्बा बना दोगे ना, 2 ओ को साथ कर दो और 2 एल को साथ कर दो। तो अब टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, क्योंकि यहाँ पे 2 है यू, तो 6 फैक्टोरियल। और अपॉन में देखो यहीं का 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि इनका इंटू 2 फैक्टोरियल करने का मतलब नहीं, इनका इंटू 2 फैक्टोरियल करने का मतलब नहीं, और ये एक लेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, ये क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी भी यही आएगा और ए इंटरसेक्शन सी भी यही आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यानी बेटा जब आपको क्या करना है, H1O2 N1L2U2, जब ये भी एक बक्सा हो, ठीक है, ये भी एक बक्सा हो, ये भी एक बक्सा हो, ठीक है। तो यानी कितने लेटर हो गए टोटल, 1 है ना, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 फैक्टोरियल आएंगे और कोई चीज़ रिपीट हो नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल टोटल यहाँ पर आ गए हैं। तो हमें अब क्या करना है भाई, अब इनकी वैल्यूज़ को बस उसमें रख देना है, ठीक है। तो रखेंगे वैल्यूज़, तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें सेम थी ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस में, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस में बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 चीज़ें थी, तीनों सेम थी तो 3 टाइम्स कर दिया, तीनों सेम थी तो 3 टाइम्स कर दिया। और भाई यहाँ पे माइनस का 5 फैक्टोरियल, क्योंकि बाहर का माइनस हो गया। जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2970, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। और बेटा आज की क्लास का यही लास्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ होंगे 1-2 क्वेश्चंस, तो कुछ और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम या तो पी एंड सी स्टार्ट कर देंगे, या फिर बेटा रिकरेंस रिलेशंस जो है आपका एक टॉपिक, उसको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। और कोई डाउट हो तो आपको बताइए कमेंट्स में, या फिर ग्रुप में आपको लिख देना है, आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा ग्रुप के अंदर, भाई डेली टास्क भी अब मैं डालने शुरू कर चुका हूँ, तो डेली आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे एग्ज़ाम टाइम तक, तो वो भी आपको सॉल्व करना मिलेगा, और एक मॉक टेस्ट भी मिल रहा है वीकली, ठीक है। तो होप सो आप ज्वाइन करेंगे कम्युनिटी को। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।